शुक्रिया साथियों। ये आज आज़ादी के बाद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार यंग इंडिया के माध्यम से जो 50 से अधिक यूनिवर्सिटी में जो सर्वे किया गया है और चार्जशीट जो तैयार की गई है, निश्चित रूप से इस सरकार के 10 सालों की पोल खोलती है शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा की जब अगर हम बात करते हैं, मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, हिंदू कॉलेज से मैं पास आउट हूँ, और आज का जो सिलेबस है और मैंने जो अपने समय में, ज़्यादा समय नहीं, 6 साल पहले जो मैंने अपने सिलेबस में पढ़ा था, सारी चीज़ें बदल दी गई हैं। क्यों बदली गई हैं? ये इतिहास कितनी बार बदला जाता है। इतिहास सभी सब्जेक्टों में माना जाता है कि एक ही जो प्रमाणिक अगर कुछ है तो वो इतिहास है, और जो ऐतिहासिक घटनाएं घट चुकी हैं वो झूठी नहीं होती। हर बार एनसीईआरटी को अगर आप उठा के देख लीजिए, देश का हर एक बच्चा छात्र परेशान है कि कौन सी एनसीईआरटी लें, कंफ्यूज है, 2019 की लें कि 2020 की लें, 2021 की लें, 2022 की लें, ओल्ड लें, न्यू लें या लेटेस्ट एडिशन में लें। ये चल क्या रहा है? आज देश की जो शिक्षा नीति है वो भगवा की आंख से देखी जा रही है, भगवा की आंख से बनाई जा रही है और भगवा की आंख से लागू की जा रही है। इसमें जितने भी इस भगवा के चक्र में, इस भगवा के फ्रेम में जितने भी प्रोफेसर आ जाते हैं, उनके विचारों को मर दिया जाता है, और बाकी चाहे वो किसी भी कौम का, चाहे वो किसी भी विचारधारा का जो प्रोफेसर रहा है, जिसने इतिहास को अपने 60 साल के अनुभव के बाद लिखा है, और जितने भी हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, उन सबको आज जो है लाइब्रेरी के कोने कोने में डाल दिया गया है। और अगर आप, जब हम इतिहास की बात करते हैं, तो जहाँ जहाँ जो हमारे संस्कृति को एक मजबूती देने वाली जितनी भी विषय वस्तुएं हैं, सबका भगवाकरण कर दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति किसी भी देश के युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करने की नीति होती है, और आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूरी की पूरी पूंजीकरण को कैसे विश्वविद्यालय में निर्माण किया जाए, ये जो आप देखेंगे हायर एजुकेशन फंड सिस्टम, अगर सरकार केंद्रीय विश्वविद्यालयों को फंड नहीं दे रही है तो क्वेश्चन आता है कि ये फंड फिर कौन दे रहा है। आज इस फंड के लिए अडानी को लाया गया है, और अडानी तभी देश के सभी विश्वविद्यालयों का निजीकरण किया जा रहा है, और वो इसलिए किया जा रहा है, सभी वाइस चांसलर को बोल के आप टेंशन न लो, आपकी व्यवस्था हमने कर दी है। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? अगर सरकार इस पैसे को नहीं दे रही है तो मैं आज सरकार से पूछना चाहता हूं कि इसका पैसा कहाँ से आ रहा है। अगर ये पैसा अडानी का है तो आप अडानी से पैसा क्यों ले रहे हो? लोन सिस्टम, क्रेडिट सिस्टम यदि देश के विश्वविद्यालयों में, स्कूलों, कॉलेजों में लागू किया जाएगा तो न केवल शिक्षा नीति विकलांग होगी, बल्कि पूरा जो देश का छात्र जो राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी दे रहा है, वो भी अपने भविष्य को विकलांग कर लेगा। मैंने 4000 रुपये में एडमिशन लिया था, और आज मेरे जो भी जूनियर्स हैं वो बताते हैं कि 35-35, 40-40 हज़ार में फीस चल रही है, एक साल की, 6-6 महीने की। और ऐसे सेल्फ फाइनेंस कोर्स ला दिए गए हैं, एक गरीब किसान, मजदूर और आदिवासी का तो बच्चा उसमें पढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि उनकी फीस ही स्टार्ट होती है 40,000 से। और ये मैं बात कर रहा हूँ केंद्रीय विश्वविद्यालयों की देश की। आज इस चार्जशीट में जितने भी एक छात्र के शिक्षा से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, उनका न केवल समाधान है, बल्कि ये पोल भी खोलने वाला एक चार्जशीट है कि 10 साल में जिन करोड़ों छात्रों ने, नौजवानों ने, युवाओं ने इस सरकार को चुना था, उस सरकार ने इस छात्रों के साथ क्या किया। दूसरी बात, जब हम शिक्षा के क्षेत्र में विकास की बात करते हैं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री कहीं बोल रहे थे कि भारत एक ऐसा देश है जहां हर महीने यूनिवर्सिटी खुलती है। मैं पूछना चाहता हूं कि कितनी यूनिवर्सिटी सरकार ने खोली है? एक विश्वविद्यालय बता दीजिए, और आप ये भी बता दीजिए कि कितने विश्वविद्यालय आपने बेचे हैं। मैं आम आदमी पार्टी की छात्र इकाई CYSS से हूँ, जिसने दिल्ली में स्कूल खोलने का काम किया, सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों में बदलने का काम किया। ऐसी शिक्षा क्रांति को जो लाई पार्टी, जिसके नेता लाए, उनको जेल में डाल रहे हैं। ना हम शिक्षा में काम करेंगे, ना हम स्कूल बनाएंगे, ना हम विश्वविद्यालय बनाएंगे, लेकिन जो स्कूल विश्वविद्यालय को 1 नंबर बनाएगा देश में, उन लोगों को हम जेल में डालेंगे।
और इसके विरोध में जब हम आवाज उठाते हैं, देश के युवा, करोड़ों युवा जब आवाज उठाते हैं, सड़क पर आवाज उठाओ तो एफआईआर। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हमारे जितने भी यहाँ पे साथी हैं, जो सभी छात्र संगठनों के, अपने अपने छात्र संगठनों के राष्ट्रीय प्रतिनिधि हैं, सब पर 3-3, 4-4 एफआईआर होगी। मेरे ऊपर खुद 4-5 एफआईआर है, और समझ में ही नहीं आता है कहाँ पे एफआईआर हुई है। जंतर मंतर पर एफआईआर हुई है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि यदि आप लोकतांत्रिक तरीके से कोई प्रदर्शन करना चाहते हैं तो आप वहां पर कर सकते हैं। लोकतंत्र के मंदिर जंतर मंतर पर भी एफआईआर दर्ज हो रही है। सड़क के बाहर आवाज उठाओ तो एफआईआर, संसद के अंदर आवाज उठाओ तो सस्पेंड। आखिर ये सरकार चाहती क्या है? फिर अंग्रेजों का राज और आज जो आजादी के बाद जो देश है, इसमें अंतर क्या रह गया है? आज किसान दिल्ली नहीं आ सकते, पूरे सड़कों पर कीलें बिछा दी गई हैं जैसे दुश्मन आक्रमण करने वाला हो। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ संविधान को अपनी जेब में रखकर, जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं, सीबीआई और ईडी के माध्यम से ये सरकार अपनी सांसें ले रही है। और इस जो 1 लाख छात्रों ने, मैं सलाम करता हूं, मुझे प्रसन्नजीत जी बता रहे थे कि जब दिल्ली विश्वविद्यालय का आर्ट फैकल्टी में ये सर्वे करा रहे थे तो वहां पर एबीपी के गुंडे आए और उन्होंने उस बैलेट बॉक्स में पानी डालने का काम किया कि किसी भी तरीके से ये मीडिया के पास ना चला जाए। और मैं आप लोगों को भी सलाम करता हूं कि आप लोग आज इस तानाशाही सरकार के जो हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में, आप उसको कवर कर रहे हैं। मीडिया का क्या हाल कर दिया है, संविधान का क्या हाल कर दिया है, संसद का क्या हाल कर दिया है, लोकतंत्र का क्या हाल कर दिया है, और जितनी निर्वाचित सरकारें हैं उनका क्या हाल कर दिया है। जहां जीतो तो बहुत बढ़िया है, लहर है, कहर है, और जहां ना जीतो तो वहां पे हॉर्स ट्रेडिंग करो, विधायकों को खरीद के अपनी सरकार बनाओ। और गवर्नर पूरा का पूरा यही काम कर रहे हैं कि जब शिबू सोरेन वहां पर इस्तीफा देते हैं तब मुख्यमंत्री पद की कोई शपथ नहीं होती है, और जैसे ही बिहार में इस्तीफा होता है तो नीतीश कुमार जी को तुरंत शाम को शपथ कर दिया जाता है। और आज ये सरकार इस तरह से काम कर रही है कि यदि आज बिहार में नीतीश सरकार गिरती है तो राष्ट्रपति शासन है, और अगर नीतीश सरकार जो है बहुमत लाती है तो ये लोकतंत्र की जीत है। आखिर ये सरकार करना क्या चाहती है? जब बेरोजगारी के मुद्दे पर हम लोग कोई भी प्रदर्शन करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तुरंत पुलिस की कॉल आ जाती है, आईबी सीबीआई की कॉल आ जाती है, जी ये मत करिए, ये ठीक नहीं है। संसद के अंदर यदि कुछ युवा बेरोजगार साथी यदि छलांग लगाकर अंदर भगत सिंह की तरह अपनी हक की आवाज उठाते हैं तो वो देश के गद्दार हो गए। और यदि सड़क पर हम यहाँ पे प्रदर्शन करें और इनका काला चिट्ठा खोलें, यूनिवर्सिटी में जिस तरह के काम हो रहा है, तो हम पर एफआईआर दर्ज हो रही है। तो आज देश के जितने भी छात्र हैं उनके पास कुछ नहीं बचा है। हर जगह पर एक तरीके से तानाशाही है, ये सरकार कुछ भी सुनना नहीं चाहती। और मीडिया जिस तरह से आज प्राइम जो मीडिया है वो सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ और सिर्फ डिजिटल इंडिया और जो हमारे प्रधानमंत्री के जितने भी काम है सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का ही मंडन करती है। ऐसी स्थिति में जो देश के विश्वविद्यालयों का छात्र है, देश के कोने कोने से जो आज एक राष्ट्र निर्माण में भागीदारी का अपना सपना देख रहे हैं, उनको ना केवल शिक्षा तो उनको दी ही नहीं जा रही है, जो भी शिक्षा दी जा रही है वो टोटल भगवाकरण वाली शिक्षा दी जा रही है, शिक्षा का भगवाकरण कर दिया गया है। और ऐसी स्थिति में आज पूरा देश का छात्रों का भविष्य शून्य की स्थिति में है। जैसे तैसे गरीब किसान मजदूर आदिवासी का छात्र बच्चा बीए, बीकॉम, एमसीए, आईआईटी की डिग्री ले भी लेता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं एक रिपोर्ट देख रहा था जिसमें आज आप देखिए कि इंजीनियरिंग करने वाले आज 76% बेरोजगार हैं, बीकॉम करने वाले आज 66% बेरोजगार हैं, एमसीए करने वाले आज 56% बेरोजगार हैं। बीकॉम और ऑनर्स और आर्ट सब्जेक्ट की बात करें तो इसका रेशियो 80% से ज़्यादा चला गया है। आज देश के 50 करोड़ से ज़्यादा युवाओं की डिग्रियां सिर्फ और सिर्फ अपनी फाइलों में दबी हुई हैं, और जिस प्रकार से भर्ती हो रही हैं पेपर हर पहले से ही लीक हो जाते हैं। और जहां जहां ये सरकार मौजूद है, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार मौजूद है, वहां पे फुल सिंडिकेट काम कर रहा है। पहले से ही पर्चा लीक कर देंगे, आप लीक पर्चा को इनके ऊपर लेकर जाइए तो आपके ऊपर एफआईआर दर्ज कर देंगे, कहीं आपने ही लग रहा है कि कुछ ना कुछ बदमाशी किया है, चलो पहले आपसे पूछताछ होगी, ये पर्चा आया कहां से आपके पास जो है।
आज दहशत में, संगीनों के साये में, तानाशाही के नीचे आज पूरा देश, ना केवल हम छात्रों की बात नहीं कर रहे हैं, किसानों का उदाहरण हमारे सामने है। 1 साल बाद किसानों के 600 किसानों की जान लेने वाली ये सरकार माफी मांगती है कि हमसे गलती हो गई। और जो उन्होंने एमएसपी का वादा किया था वो अभी तक फाइलों में खो गया है, क्योंकि ये सरकार ना राष्ट्र को निर्माण करने वाली सरकार है, ये सिर्फ राष्ट्र को बेचने वाली सरकार है। ये रोजगार देने वाली सरकार नहीं है, ये रेल को बेचने वाली सरकार है, ये भेल को बेचने वाली सरकार है, ये पोर्ट को बेचने वाली सरकार है, ये एयरपोर्ट को बेचने वाली सरकार है। और जो भी देशभक्त और विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जो, जिसको हम विपक्ष भी कह सकते हैं, जो आज सरकार के विरोध में आगे आने को तैयार है, उनको जेल भेजा जा रहा है। और जो स्कूल शिक्षाओं विश्वविद्यालयों में जो एक क्रांति कर रहे हैं आज़ादी के बाद, उनको भी जेल भेजा जा रहा है। जैसे मनीष सिसोदिया जी को हम देख सकते हैं, जिन्होंने दिल्ली में, यदि आप लोग एक बार दिल्ली के सरकारी स्कूल देखें तो आपको हिंदुस्तान में प्राइवेट स्कूल भी फीके पड़ने लगेंगे, जो ऐसे स्कूल हमारे इन देशभक्तों ने बनाए हैं। तो आज इस समस्या का समाधान क्या है? मैं आप लोगों के माध्यम से पूरे देश के करोड़ों छात्रों को आह्वान करता हूं कि इस जो चार्जशीट तैयार की गई है, इसको एक बार आप जरूर पढ़ें। सोशल मीडिया पर ये सारी चार्जशीट आप लोगों के बीच में रखी जा रही है, इसको पढ़ें और इसका जवाब 2024 के इलेक्शन में जरूर दें, क्योंकि हमारे पास बस एक मौका है। यदि हमने इस मौके का फायदा लिया, इस अवसर को हमने लिया, तो निश्चित रूप से जो 2024 के बाद जो सरकार आएगी, हमें वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति मिलेगी जिसका सपना महात्मा गांधी ने देखा था, जिसका सपना भगत सिंह ने देखा था, जिसका सपना अंबेडकर ने देखा था। थैंक यू।